हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने जो करंट अफेयर स्टार्ट किया था उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनमें होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में होगा। जैसे कि डेसमंड टूटू ये न्यूज़ में थे, इनसे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी। उन दोनों चीज़ों को हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि नॉर्वे, और फिर जीएस बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ हम देखेंगे एसडीजी और क्लाइमेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले सेट में देखे थे, उनको इस बार क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन टॉपिक देखते हैं। पहला है एक्वामेशन। आप बताइए एक्वामेशन का क्या आपने नाम सुना था? पूछ सकता है यूपीएससी में, एक्वामेशन क्या है? एक्वामेशन एक मेथड है जो काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब इसमें किसी तरह का इमिशन नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है इमिशन। आपको पता होगा जब डेथ हो जाता है तो बहुत तरीका अंतिम संस्कार कई मेथड से होता है। पहला दफना दिया जाता है, या तो दफनाने का मेथड, या फिर जलाने का, या फिर पारसियों में जो होता है खुले में छोड़ देने के बाद पशु पक्षी हैं उसको खा जाते हैं, फिर जो बॉडी बचे उसको दफनाया जला दिया जाता है। ये कुछ मेथड है जो कि हमारे वहाँ पारंपरिक रूप से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये एक्वामेशन एक ऐसा मेथड है जो काफ़ी इको फ्रेंडली है। इसमें किसी तरह का इमिशन नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। और साथ ही साथ कोई भी जो होता है उसके साथ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बॉडी वाले इन्फेक्टेड हो बॉडी, तो उससे अन्य लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस तरह का इन्फेक्शन का भी इसमें कोई डर नहीं होता है और बहुत अच्छा होता है। और इसका मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया होता है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, तो शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए थे एल्किन एंगलिकन आर्कबिशप, और रंग भेद के खिलाफ जो प्रचार किए थे, मतलब उसके लिए विरोध के लिए लड़ाई लड़े थे, डेसमंड टूटू, इनका भी निधन हो गया। और ये पर्यावरण की रक्षा के लिए संबंध में बहुत ज़्यादा कार्रवाई करते, सक्रिय रहते थे, भावुक रहते थे। ये चाहते थे जब इनकी डेथ हो तो इनका अंतिम संस्कार ऐसे मेथड से हो ताकि इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए इन्होंने इस मेथड को चुना, एक्वामेशन मेथड को। तो शायद इसीलिए न्यूज़ में है और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। यूपीएससी का स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है एक्वामेशन से आप क्या समझते हैं। इसमें होता क्या है, मृतक जो व्यक्ति होता है उसके डेड बॉडी को एक बॉक्स में, कंटेनर में, ऐसे सिलेंडर फॉर्म में होता है, इसमें रख दिया जाता है। इसमें 150 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म किया जाता है और इसमें कुछ विलयन होते हैं, क्षार मिश्रण होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो आपसे इसमें या तो पूछा जा सकता है कि इसका मेथड या फिर इसका मतलब पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों चीज़ के बारे में याद होना चाहिए। या फिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी एक किसान ने की थी जिसका नाम है ओमस हेर्बर्टस हैंसन। ओमस हेर्बर्टन हैंसन, इन्होंने डिस्कवरी की थी और पेटेंट भी कराया था इसको। इन्होंने इसकी डिस्कवरी क्यों की थी, इसकी खोज क्यों की थी, ताकि जो मृत जानवर होते हैं उनके 100 से उर्वरक बना सकें, इसलिए इसकी खोज की थी इन्होंने। कब? 1888 में। सोचिए कितना पहले कर ली थी। फिर इसका जब व्यावसायिक उपयोग किया था, कॉमर्शियल यूज़ किया था 1993 में। सोचिए कितने दिनों बाद अल्बानिया मेडिकल कॉलेज में इसको पहली बार इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। जैसे कि सोचिए अल्बानिया मेडिकल स्टोर में क्यों, मेडिकल कॉलेज में क्यों इसका उपयोग किया गया होगा। वहाँ पे जिनकी डेड बॉडी होती है, मर गए रहते हैं, उन पर काफ़ी बच्चे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्वामेशन का उपयोग किया जाता था। आपको दो चीज़ पता हो गया कि अल्बानिया मेडिकल कॉलेज में इसका पहला कॉमर्शियल उपयोग किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? हैंसन द्वारा इसकी खोज की गई थी, पेटेंट उन्होंने करवाया था। ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, अगर पूरी बॉडी 100% है तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है नॉर्मल तरीके से जलाने पे, तो इसमें क्या होगा, केवल 35% कम कर देता है। जो उसमें 100% अगर एमिशन होता था तो इसमें लगभग 35% एमिशन कम हो जाता है, इसमें ऊर्जा कम लगती है। इस तरीके से देखें तो मतलब वेरियस तरीके से ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें क्या होता है, बॉडी होगी एक, फिर 95% वाटर होगा यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं 95% वाटर होगा, फिर एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन में क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लाज्मोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक यूज होगा और उसके साथ क्रिया करा के क्या किया जाएगा। अब जो कैल्शियम होगा बॉडी का वो, और कुछ अन्य चीज़ें, वो सब चीज़ें मिलेंगी। इसमें देखिए डीएनए वगैरह सारी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, केवल एक सफ़ेद पाउडर बचता है और कुछ भी नहीं बचता इसमें, इस मेथड से अंतिम संस्कार करने पे। तो ये हैं हमारे टूटू जी, इनके बारे में देख लीजिए। ये 1984 में नस्ली समानता के लिए संघर्ष किए थे और इसीलिए इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। फिर इन्होंने 1986 में केप टाउन में अश्वेत मुख्य धर्मार्थ के रूप में इनको नियुक्त किया गया, चयन किया गया इनका। और इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि गांधी शांति पुरस्कार से ये सम्मानित भी हो चुके हैं, तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है।
फिर इन्होंने स्वतंत्रता का अमेरिकी राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त किया था 2009 में, और टेम्पल्टन पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था 2013 में। तो इतनी बातें इनके बारे में याद रखिएगा। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहेगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, एक पेंशन योजना थी जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था, सरकार ने बंद कर दिया था। आप आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बंद क्यों किया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बोझ आता था, उसको हल करने सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, नई पेंशन योजना लाई गई। तो पूछ सकता है कि कौन सी मतलब समिति के अनुशंसा पर इसको बंद किया गया था। देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा परियोजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, 2000 में इसको रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर यहाँ पे जो OASIS रिपोर्ट थी, इसी का फुल फॉर्म है, तो 2000 में इसको रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 2003 में अधिसूचना जारी किया गया और 2004 में इसको बंद कर दिया जाता है पुरानी पेंशन योजना को, उसकी जगह NPS लाया जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम लाया जाता है 2004 में, जनवरी 2004 में ला दिया जाता है, जिसमें सशस्त्र बल नहीं सम्मिलित हैं। आपसे पूछा जा सकता है सशस्त्र बल इसमें सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा नहीं है NPS में। फिर इसमें कुछ और चीज़ें अगर देखेंगे आप तो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया था। NRI भी सम्मिलित हैं इसमें NPS में। और इसमें क्या करता है, मान लीजिए आपके पास है NPS, आपको इसमें 10% अपने सैलरी का 10% इसमें योगदान करना होगा, और आपका जो नियोक्ता होगा ओनर वो 14% इसमें योगदान करेगा। मेन कंट्रोवर्सी इसको लेकर के क्या आ रही है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी ये 10% वाला प्रोविज़न है। दूसरा ये बाजार से जुड़ा हुआ, मतलब एक तरह से कहें तो ये शेयर बेस्ड सिस्टम है। जैसे जैसे शेयर का रेट बढ़ेगा तो आपको रिटर्न भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कहीं लेस हो गया, घाटे में चला गया, तो आपका रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका पूरा पैसा डूब सकता है। बस इसीलिए लेकर के न्यूज़ में है। हो क्या रहा है इसमें, अभी पंजाब सरकार ने इसको क्या किया है, फिर से क्लियर दे दिया है कि पुरानी पेंशन योजना ये लागू करेंगे। आपको पता है विभिन्न राज्य इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो UPSC इस तरह का क्वेश्चन 2017 में पूछ चुकी है NPS से रिलेटेड, फिर भी दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस समय। तो आप इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए OPS में क्या था, किसी भी तरीके की कटौती नहीं की जाती थी, और NPS में कटौती की जाएगी NPS में, लेकिन पिछले वाले में नहीं कटौती की जाती थी। जो OPS था, OPS में ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें क्या था GPF का सुविधा मिलती थी। GPF सुविधा क्या होती है, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसकी सुविधा मिलती थी, लेकिन NPS में ये नहीं उपलब्ध होगी। इसमें 40% एन्युटी भी लगाया जाएगा, मतलब आपका 100% अगर पैसा है तो उसमें केवल 60% आप रिटायरमेंट के बाद पूरा निकाल पाएंगे, केवल 60%, बाकी 40% आपके लिए सुरक्षित रहेगी। मतलब एक तरह से ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी इसको नेगेटिव रूप में लोग देख रहे हैं। OPS एक सुरक्षित पेंशन योजना थी क्योंकि ये बाजार आधारित नहीं थी, इसमें किसी तरह का लॉस होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन NPS क्या है, ये बाजार आधारित है, इसलिए इसमें लॉस होने की पूरी संभावना है। कुछ इसी तरीके से और सारे डिफरेंसेज हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी इसमें, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। अब इसमें आपका पूरा जो है NPS में 40% इन्वेस्ट पेंशन में हो जाएगा, पेंशन में आप इन्वेस्ट कर देंगे, अपने जो भी पैसे मिलेंगे उसका 40%, अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन लोग इसको नेगेटिव रूप में देख रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी, पूरे पैसे आप एक ही बार में निकाल सकते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकता है। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकता है। पहला दिया हुआ है केवल नागरिक। अब बताइए केवल नागरिक हैं शामिल, या फिर NRI भी शामिल हो सकते हैं। NRI भी इसमें शामिल होता है, केवल नागरिक नहीं होते हैं। दूसरा दिया हुआ है केवल 21 से 55 वर्ष के आयु के लोग। आपने अभी यहाँ पे देखा है कि कितनी आयु थी, यहाँ पे 18 से 70 वर्ष थी, तो ये भी गलत हो गया हमारा दूसरा। तीसरा देखें, अधिसूचना की तारीख के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी राज्य के कर्मचारी तथा संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने तारीख के पश्चात जो भी सेवा में आए हैं कर्मचारी वो सभी। अगला दिया है, सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं वो सभी। तो आपको पता है कि सशस्त्र बल के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए हमारा चौथा गलत है, हमारा आंसर सही है C। चलिए आगे हम देखते हैं UIDAI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन के बारे में देखना शुरू किया, एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो अच्छा ही बात है, क्योंकि आधार कार्ड काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी इकॉनमी के लिए और गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जो है डायरेक्ट बेनिफिट DBT डायरेक्ट प्रोवाइड करा रहा है लोगों के खाते में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये ज़्यादा जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि ये
बहुत पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। 2000 जनवरी 2009 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। योजना आयोग के अनुशंसा पे उससे संलग्न एक कार्यालय था, UIDAI का एक संलग्न कार्यालय था, इसलिए इसकी स्थापना 2009 में ही कर दी गई थी। फिर इसको वैधानिक कब प्राधिकरण कब बनाया गया? जब आधार एक्ट लाया गया 2016 में, उसी के अंतर्गत इसको वैधानिक क्या किया गया, प्राधिकरण बना दिया गया। अब ये क्या करता है, कितने अंक का पहचान प्रदान करता है? आपका आधार कार्ड जो है वो 12 अंकों का है, ये प्रदान करता है, यही रखता है उसके सारे डेटा। इतनी सी बातें अब याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बाद की गई थी। दूसरा दिया हुआ है UIDAI गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए पहला कथन तो गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 2009 में ही कर दी गई थी, बाद में इसको वैधानिक प्राधिकरण बनाया जाता है। दूसरा हमारा सही है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। अभी इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। कौन से नंबर का हुआ है ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। कौन कौन से सरकारों ने मिलकर इसका गठन किया है? तो फ्रांस की सरकार ने इसकी एक पहल है ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि देशों के बीच आपसी सामंजस्य के माध्यम से जो टेरर फंडिंग होता है उसको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए ये एक पहल है। पहला कॉन्फ्रेंस 2018 में फ्रांस में होता है। दूसरा कॉन्फ्रेंस 2019 में ऑस्ट्रेलिया में होता है। तीसरा कॉन्फ्रेंस 2020 में भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया। और अब इस टाइम हो रहा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। ये याद रखिएगा, 18-19 नवंबर को अभी हुआ है, जल्दी ही 2-3 दिन पहले ही। तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा। तीसरा सम्मेलन भारत में हुआ है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और ये किससे संबंधित है? कौन से देश का पहल है? फ्रांस का है। इतनी सी बात आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत में तीसरा हुआ है। चलिए अगला हम देखते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंडिया का पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है, और ये सोवरेन वेल्थ फंड के अंतर्गत आता है। देखिए फरवरी 2015 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में। अब इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन आपसे रजिस्टर्ड कार्यालय पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय तो वो न्यू दिल्ली में है। दोनों में कथन याद रखिए, केवल हेडक्वार्टर पूछे तो रजिस्ट्रेशन तो मुंबई हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड कार्यालय की बात किया जाएगा तो न्यू दिल्ली में। और इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखेंगे आप, तो NIIF के बारे में देखें तो सरकार द्वारा समर्थित संस्था है, और इसमें सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है 49% इसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट है, बाकी विदेशी संस्था और घरेलू निवेशक हैं। मतलब यहाँ देखेंगे आप तो गवर्नमेंट का मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के साथ है। NIF क्या है? अर्ध संप्रभु निकाय कोष है, ये एक तरह का फंड है। और इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश के रूप में स्थापित किया गया था, और ये 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूंजी के साथ प्रबंधन करता है। और इसमें जो इन्वेस्ट किया जाएगा ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जैसे कि आप इसमें पैसे डालेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पैसे यूज होंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है इस पर। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है वैश्विक अथॉरिटी। इसमें कुछ आपको याद रखने की जरूरत है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। आपसे हमेशा दे देगा 70% है, 80% है, आप याद रखिए 49% है। और ये विदेशी और घरेलू दोनों इसमें निवेश कर सकते हैं। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिए कि इसमें घरेलू और विदेशी दोनों निवेश कर सकते हैं NIIF में, और ये अर्ध संप्रभु धन कोष है। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक अवतटीय पवन गठबंधन ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, गोवा। इसके बारे में पूछा जा सकता है, गोवा के बारे में। गोवा क्या है? ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। इसमें अभी जल्दी 9 देशों ने एंट्री ली है, और कहाँ पे लिए? तो COP अभी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? शर्म अल शेख इजिप्ट में चल रहा है। तो वहीं पे 9 देशों ने इसमें एंट्री ली है। वो 9 देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम है, आपसे पूछा जा सकता है इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो बेल्जियम सम्मिलित हुआ है, कोलंबिया सम्मिलित हुआ है, फिर जर्मनी सम्मिलित हुआ, आयरलैंड सम्मिलित हुआ, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन नहीं है, UK है, और US है। UK US दोनों सम्मिलित हुए इसमें। ये किसकी पहल है? देखिए एरिना का है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एरिना, ये और डेनमार्क, साथ ही साथ वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, तीनों ने मिलकर के 2015 में इसकी स्थापना की थी। अगर एरिना के बारे में बात किया जाए तो एरिना कहाँ का है संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एरिना का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, UAE में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी। एरिना का हेडक्वार्टर अबू धाबी में, इसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये कहाँ पे, पेरिस में है। 1974 में, नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों संस्थाओं ने मिल करके ये अभी अंदाज़ा लगाया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक है नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के लिए मुख्य लक्ष्य ये है कि 2050 तक अगर सभी देशों ने मिल करके 2000 गीगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन कर लिया, किसके माध्यम से, विंड के माध्यम से, तो हम इसको कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, केवल हम 60 गीगावाट से अधिक उत्पादन करते हैं। भारत की बात कर लिए तो भारत कितना करता है, भारत इस समय करता है 39.2 गीगावाट तक पहुंचा हुआ है। इसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। 2030 तक अगर हम 380 गीगावाट प्राप्त करते हैं तो जल्दी से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तेज़ी से योगदान करने में, मतलब इसमें इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। 2030 तक अगर हम 380 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा गया, ये किसका है, गोवा का है। पूछ सकता है कि गोवा का लक्ष्य 2030 तक, गोवा मतलब यहाँ पे ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है, इसका लक्ष्य 2030 तक कितना है, 380 गीगावाट है। भारत सरकार का कितना है 2030 तक का लक्ष्य। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें अगर देखना है तो भारत के व्यावसायिक रूप से जो हम लोग विंड से ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो कुछ ही राज्य हमारे वहाँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से विंड से हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। बाकी राज्यों में तो नहीं होता है। अब कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्वे अभी आया था, नॉर्वे का हम लोगों ने देखा था टेरर फंडिंग वाला, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 8वां जो है भारत नॉर्वे समुद्री संयुक्त कार्यवाही समूह की बैठक की है भारत ने, 8वां बैठक है जो कि भारत में हुआ है, मुंबई में हुआ है। तो इसलिए हमको जरूरी है पहले नॉर्वे के बारे में देख लेना। अब बताइए नॉर्वे की सीमा किन किन देशों से लगती है। नॉर्वे की सीमा पहले फिनलैंड से लगती है, अगर फिनलैंड की बात देख लें तो स्वीडन से भी लगती है इसकी सीमा, स्वीडन हो गया, फिर रूस से लगती है। ये जो रीजन है यहाँ पे ये रूस का है, तो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है नॉर्वे की। अगर नॉर्वे के पास समुद्री तकनीकी विशेषज्ञता है और भारत के पास काफ़ी ज़्यादा अवसर है, इसका यूज़ कर सकता है भारत। इसीलिए मुख्य रूप से इसी पे बात हुई है कि भारत कैसे नॉर्वे की समुद्री तकनीकी विशेषज्ञताओं का उपयोग कर सकता है अपने समुद्री क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने के लिए। अगर ऐसा कर पाता है तो भारत चीन को टैकल करने में काफ़ी अहम रोल करेगा, अगर इनको हम भारत अचीव कर पाता है। भविष्य के शिपिंग के लिए ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चर्चा की गई कि कैसे इनका उपयोग किया जाए, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन के बारे में। साथ ही साथ नॉर्वेजियन ग्रीन शिपिंग कार्यक्रम सफल रहा है, इसमें बात करने में सफल रहा है, ताकि भारत इसको अडॉप्ट करेगा, भारत इस तरफ आगे बढ़ेगा। भारत और नॉर्वे ग्रीन वायज 2050 परियोजना का हिस्सा दोनों हैं। और इसका उद्देश्य क्या है ग्रीन वायज परियोजना का, ये देखिए आईएमओ का एक पहल है। 2050 तक हमें क्या करना है, 2008 की तुलना में जो भी एमिशन हम 2008 में करते थे इसका हमें 50% कट कर देना है 2050 तक, 50% कट करना है 2050 तक। ये आईएमओ का है, पूछा जा सकता है आपसे, अनक्लॉज का दे सकता है, यूएन का दे सकता है, लेकिन ये आईएमओ का है और ग्रीन हाउस गैस का रणनीति है आईएमओ का। और इसमें ये रखा गया 2008 की तुलना में, इसका बेस ईयर 2008 है, 2050 तक हमें 50% उत्सर्जन कम करना है। इसमें बहुत सारे देश हैं जैसे कि अजरबैजान, बेल्जियम, चीन और कुछ अन्य भी हैं, भारत के नया मलेशिया, सोलोमन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ये सब सम्मिलित हैं इसमें। आपको इसमें बस इतनी बातें याद रखनी है कि 8वां मिशन है, मतलब 8वां संयुक्त बैठक है, मुंबई में हुआ है और इसमें कुछ समुद्री तकनीकों को हस्तांतरण पर बात की गई। ग्रीन वाइज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं, फ्रेंडली शोरिंग और एलॉय शोरिंग। देखिए आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का नाम सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन की जस्ट ये विपरीत है। इसमें क्या होता है कि 2 देश हैं, दोनों फ्रेंड हैं। अभी इसमें न्यूज़ में क्यों था, बस ये पहले देख लीजिए। जो अमेरिका के ट्रेजरी सचिव हैं उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि तुम हमारे फ्रेंड शोरिंग में सम्मिलित हो जाओ और हम मिल करके व्यापार करेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए इंडिया है, ये यूएसए है, यूएसए अगर यूएसए से भारत कुछ इंपोर्ट करता है तो यूएसए क्या करेगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देगा भारत को, ताकि तुम बाद में पैसे लौटा देना, लेकिन अभी मेरे पैसे से लेके जाओ। और दोनों आपस में क्लोज करेंगे, कोऑपरेशन क्लोज करेंगे और विश्व से अन्य देशों से क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, आपस में ही करेंगे। ये करने का मुख्य कारण क्या है, चाइना को टैकल करना। आपको पता है कोविड-19 के दौरान चाइना ने बहुत सारी चीज़ें देने से मना कर दिया था। ऐसे में क्या हुआ, सप्लाई चेन बाधित हो गई और प्राइस बढ़ गया। इसके साथ साथ दूसरी समस्या ये आ गई कि रसिया और यूक्रेन वार हो गया, फिर सप्लाई चेन वहाँ पे बाधित हो गई। इन समस्याओं को देखते हुए ये एक तरह का टर्मिनोलॉजी उभर कर सामने आया है, जिससे 2 देश, कई सारे देश मिल करके एक एलॉय बना लें और आपस में ही व्यापार करें, विश्व को छोड़ दें। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। जब आप देखेंगे इसकी समस्याएं, इसका खतरा ये है कि इसकी वजह से पूरा विश्व अनसस्टेनेबल हो जाएगा, सप्लाई चेन एकदम पूरा प्रभावित हो। किसी एक देश पे अगर मान लीजिए हमें पूरा अमेरिका पे ही डिपेंड हो गए तो अचानक जरूरत पड़ी चाइना से कुछ इंपोर्ट करने की, हम कर नहीं पाएंगे।
इसलिए ये माना जा रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन की एक पहल है, ये डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा ये। अब इसमें और चीज़ क्या होगा, अगर आप मान लीजिए कि दो ही देश आपस में क्लोज हो गए हैं तो आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, व्यापार सही चलेगा नहीं, वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो, आप खुद प्रभावित होंगे। तो ये चीज़ है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानेंगे। ये चीज़ इसमें है कि आपको पता होगा वर्तमान में, अगर गावी का नाम सुने होंगे आप लोग। गावी क्या है, एक अलायंस है, किस क्या करता है, मेडिसिन पर ये वैक्सीन प्रोवाइड कराता है गरीब देशों को। इस तरह का अलायंस फिर दोबारा नहीं बन पाएगा अगर ऐसे होता है फ्रेंड शोरिंग, तो ऐसे अलायंस नहीं बन पाएंगे और कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल पाएंगी। मान लीजिए कि नेपाल में भूकंप आया था, फिर वहाँ पे बहुत सारे देशों ने उसको सपोर्ट किया था। इस तरह का सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन जो होता है सपोर्ट, ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरे देश अलग थलग पड़ जाएंगे। ये इसके कुछ चैलेंजेज हैं कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होता है उसमें हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बढ़िया से, अच्छे से हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अलग थलग रहेंगे। कोई देश कभी भी, मान लिया कि अभी श्रीलंका में क्राइसिस आया था, भारत ने उसको सपोर्ट किया। ऐसे में अगर श्रीलंका चाइना से पूरा ये फ्रेंडशिप सोरिंग कर लेता तो भारत वहाँ सपोर्ट नहीं करता। ये इसके कुछ चैलेंजेज, आप बस कथन याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा सकता। प्रीलिम्स में बस इतना पूछा सकता है। अगर मेंस में पूछे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो उसके बारे में, मतलब विपक्ष में अगर पूछा जाए तो ये बता दीजिए फ्रेंडशिप सोरिंग या एलाई सोरिंग, अब ये बता पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चंद्र मिशन आर्टिमस 1, इसके बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 16 नवंबर को क्या किया है, नासा ने अपने मिशन को भेजा है। आर्टिमस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आर्टिमस 1 क्या है ये पूछा जा सकता है आपको। तो पहला बात याद रखिएगा इसमें, ये केवल आर्बिटर मिशन है, इसमें और कुछ नहीं है, केवल लैंडर वगैरह नहीं है, इसमें केवल एक आर्बिटर मिशन है। और अधिकांश आर्बिटर मिशन के विपरीत यह जब मतलब हमारे वायुमंडल से गया बाहर चंद्रमा पर और फिर वापस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश भी करेगा, इसका वापस आने का एक लक्ष्य है। सामान्यतः हम जो मिशन होते हैं वो जाते तो हैं, वापस नहीं आते हैं, लेकिन इसको लॉन्च करेगा, वापस पृथ्वी पर आएगा ये बातें आप याद रखिएगा। और ये पहला मिशन, ये मानव रहित मिशन, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है क्योंकि ये ट्रायल है। और इसमें कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा से लॉन्च किया, कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ये बातें आप याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किसे गया, स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया गया। आपको दे सकता है या फिर स्पेस एक्स का दे सकता है, तो आप याद रखिएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया गया। और इसके बारे में और क्या चीज़ जान सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 1960 से 70 के दशक में जो इस्तेमाल किया जाता है SLV, उससे ये मतलब उत्तीर्ण है, उससे बेहतर व्यवस्था का सिस्टम है, उसको नया लॉन्च किया गया, ऊर्ध्वाधर लॉन्च सिस्टम है उसका नासा का। तो हमें इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा क्योंकि अगर इसरो का होता तो पूछे जाने की संभावना होती, और कुछ इसमें पूछे जाने की संभावना नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो आर्टिमस 2 लॉन्च किया जाएगा उससे पहले इसका प्रवेश और पूरा परीक्षण कर लिया जाएगा ताकि मानव के साथ इसको भेजा जा सके। और इसमें मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि चंद्रमा पर अगली पीढ़ी के रूप में अन्वेषण किया जा सके, अगली पीढ़ी को भेजने के लिए इसको अन्वेषण किया जा सके चंद्रमा का। आर्टिमस मिशन किससे संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, ये बातें याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रीवियस सेट के हिसाब से, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यह खाड़ी युद्ध के बाद 1991 में स्थापित किया गया था। अगर आपने पहला सेट देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये किया गया था कि नहीं किया गया था। दूसरा कथन दिया हुआ, इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के नेतृत्व में एक नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन दिया हुआ है, G20 देशों की आबादी दुनिया की 80% आबादी है। चौथा दिया हुआ है, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल G20 देशों का हिस्सा हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। इसका जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कथन सही नहीं है क्योंकि इसका निर्माण जो होता है, गठन होता है 1999 में किया गया था। कब किया गया था, जब वित्तीय संकट चल रही थी, उसकी पृष्ठभूमि में जो पूर्वी एशिया हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। और दूसरा चीज़ इसका ये देखें, इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं। ये पूरे विश्व के जो जनसंख्या है उसका 60% आबादी इसमें है G20 में। वैश्विक GDP का 80% योगदान करता है, विश्व व्यापार का 75% योगदान करता है। G20 में कौन कौन से देश हैं, G7 में कौन कौन से देश हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और फिर दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया है, गणराज्य है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब सम्मिलित हैं G20 में। चलिए आज का सेट देखने के लिए धन्यवाद।